इसको ग्रुप में भेज दूँगा। शैली आदित्य, आप लोग के लिए मैंने एक क्वेश्चन सामने ओपन करके रखा हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ट्राई करना है। ओके, क्वेश्चन ये है कि होस्ट आईपी दिया है, ओरिजिनल सबनेट मास्क दिया है और न्यू सबनेट मास्क दिया है। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बिट बोरो हो रही हैं, क्या हो रहा है, आपको ये सारे कॉलम्स को फिल करना है। बाय द टाइम मैं जूनिपर का पहला मॉड्यूल खोलने की ट्राई कर रहा हूँ, हो रहा है धीरे धीरे। Tanu, try this question. I'm giving you time till what? 5 minutes. Take 5 minutes and try doing it.
जो लोग अभी आए हैं, अखिलेश, अखिल, ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन on the basis of what I explained in the last session. अब मैं पहले से इसको ओपन करके बैठा हूँ तो बस 2-3 मिनट और देता हूँ, आप शुरू करिए जब तक. राइट इट डाउन समवेयर ऑन योर नोटबुक. क्या क्वेश्चन है? आपको एक एक्स्ट्रा एक न्यू सबनेट मास्क दिया है आफ्टर क्लास सी, एंड यू हैव टू टेल दैट what will be the number of bits for the subnet, how many subnets will be created, how many host bits will be there, number of hosts per subnet. पहले बिट बताना है, फिर नंबर बताना है, फिर बिट बताना है, फिर नंबर बताना है, और फिर नेटवर्क एड्रेस क्या होगा सबनेट का, फिर उस नेटवर्क एड्रेस में पहला होस्ट क्या होगा, लास्ट होस्ट क्या होगा, और ब्रॉडकास्ट क्या होगा. ये सारी चीज़ें पूछ रहा है वो. आई होप ये छोटा करने के बाद भी आप लोग को दिख रहा हो. हाँ, दिख ही रहा होगा. ठीक है, मैं भी स्टार्ट करता हूँ और आप लोग मुझे इनपुट देते जाना. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक सेकेंड इतना कॉपी करता हूँ. ओके, दिस इंफॉर्मेशन आई हैव. द फर्स्ट थिंग आई नीड इज़ सबनेट मास्क इन बाइनरी. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 224 को बाइनरी में क्या लिखेंगे? पक्की सी बात है कि कंटिन्यूस 1 होना चाहिए. आप गलती चाह के भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 128 करो प्लस 64 करो तो 128 प्लस 64 होता है 192, और 192 प्लस 32 करो तो क्या आता है? आ जाएगा 224, राइट? तो मतलब 3 बिट 1 है, 1 2 3, और बाकी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, ठीक है, ये हो गया सबनेट मास्क इन बाइनरी. मतलब ये जो नया सबनेट मास्क है उसको हमने बाइनरी में लिखा है. देखिए, ओरिजिनल सबनेट मास्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम ये बता पाएँ कि कितने बिट हमने बोरो किए, है ना, वरना उसके बिना पता नहीं चलेगा. अगर कोई हमें ओरिजिनल सबनेट मास्क नहीं बताएगा तो हमको तो लगेगा कि हमने ये सारे बिट बोरो कर लिया. ऐसा भी पॉसिबल है. अगर ये /16 होता, /24 नहीं होता, तो क्या होता, हम ये बोलते 8 9 10 11 बिट बोरो कर लिया हमने, और 11 बिट बोरो करना भी पॉसिबल है. ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबनेट बिट्स. नंबर ऑफ सबनेट बिट्स बताओ कितनी हैं? How many numbers of subnet bits we have borrowed from the 3? Number of subnets created. 3 से कितने सबनेट क्रिएट हो जाएंगे? 2 to the power 3, that is 8. फिर number of host bits. कितनी है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स? 5. जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी होस्ट बिट्स हैं. ठीक है ना? पहले 8 थी, लेकिन हमने 3 बिट और बोरो कर लिया क्योंकि हम सबनेटिंग कर रहे हैं. तो अब देखो वही है, 5 + 3 = 8, है ना. तो नंबर ऑफ़ होस्ट बिट्स की बात हो रही है यहाँ पर. तो नंबर ऑफ़ होस्ट बिट्स हैं 5, और नंबर ऑफ होस्ट
पर सबनेट। अब बताओ हर एक सबनेट पे कितने होस्ट बनेंगे? 2⁵ और ये पूरी चीज़ -1 -2 इट बी इक्वल्स टू 30 है ना। 2⁵ क्या होता है? 32 होता है, तो हम इसको कर रहे हैं मतलब 32 - 2 मतलब क्या हो जाएगा? 30। ठीक है। अब ये बोल रहा है नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस सबनेट। नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस सबनेट हाउ व्हाट इट विल बी, कैसे पता लगाएंगे? देखो 192.168.200, देखो 200 तक तो कोई चकल्लस है ही नहीं। अब करो 139 को बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, 139 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे एफर्ट लगाता हूँ। 139 माइनस 128, तो ये कितना हो गया? 11। ठीक है, 11 माइनस 8 ये हो गया 3, और 3 से हमको मिलेगा 2 and 1। तो मेरे पास कौन कौन सी बिट्स हो गई? 128, 8 और 2 और 1। ठीक है, तो 128 मतलब पहली बिट, और फिर 64, 32, 16 और 8, और फिर 4 को 0 किया और 2 1 किया। इसको चेक करके देखो ये सही किया है कि नहीं मैंने। ये सही है। ये कैलकुलेशन अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, है ना। इसको अपने पास अभी तो मतलब वैसे नॉर्मली नहीं होता है, बट अपने पास यहाँ पर कैलकुलेटर भी है, तो लेट्स ट्राई दिस। हैव यू सीन दिस कैलकुलेटर, द प्रोग्रामर कैलकुलेटर हियर? सारे विंडोज़ कंप्यूटर में होता है प्रोग्रामर कैलकुलेटर। ठीक है, तो हम इसको करते हैं डेसिमल में। कहाँ गया? अरे डेसिमल कहाँ गया? सॉरी, बाइनरी में। और हमने क्या लिखा है? 10001011 139। हाँ ठीक है, डेसिमल में 139 आ रहा है। ओके, और हमारे पास जो सबनेट है वो है 255.255.123 अब इसको करते हैं लॉजिकल एंड। ये आएगा 192.168.200 डॉट, बताओ क्या? क्या आएगा? टेल मी। 1 और सारे 0, है ना। मतलब कि मैं इसको 128 लिख देता हूँ। 300 लिख दिया। ओह सॉरी, कितना? 200 आना चाहिए था। हाँ थैंक यू, है ना। तो मतलब आपका जो आईपी एड्रेस 139 है वो कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है? 128 वाले नेटवर्क को बिलोंग करता है। ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है कि आपको अचानक से बीच में से कोई एक आईपी दे दिया गया है एंड विच इज़ .139, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टू विच नेटवर्क डज दिस आईपी एड्रेस बिलोंग, तो हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं। तो अपन ऐड टेक्स्ट करते हैं और ये आंसर्स यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ सबनेट बिट्स हो गए 3, फिर यहाँ पर हो गया 8, ये हो गया 5, यहाँ पर हो गया 30, और यहाँ जो अभी नेटवर्क एड्रेस पता किया अपन ने वो आया है 192.168.200.128। ठीक है, देखो नेटवर्क नंबर बोलते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये पहला आईपी एड्रेस है। जिस सबनेट की हम बात कर रहे हैं ये उस सबनेट का पहला आईपी एड्रेस है। तो इस सबनेट का दूसरा आईपी एड्रेस जो कि वैलिड आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही, 129। हाँ, अब इसका आखिरी एड्रेस क्या होगा? 254। कैसे पता किया? सर वो लास्ट 255 रहता है जिसमें। हाँ, लेकिन बेटा इसमें जो है ना अपन लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो 30 है ना, ये जो 32 है,
इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है। मतलब देखो हमारा ये तो हो गया फर्स्ट आईडी, फर्स्ट आईपी, और वी कैन से सबनेट नंबर, ठीक है। हम इसमें ऐड करेंगे इस जगह पर +32। +32 ही क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो मैजिक नंबर है ना, ये जो बोरोड बिट्स हैं, ये 32 वाली पोजीशन पे एंड हो रही है ना। इन पूरे 8 बिट के सीरीज़ में 128, 64 और 32, तो मैं 32 ऐड करूँगा और जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा अगला नेटवर्क होगा। ये ज़रूर करना है। अगर आ जाता है तो तुम्हारा आंसर सही होगा, वरना तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। ये सबनेट है, ये पूरा नेटवर्क नहीं है, ये आखिरी तक ले जाए ये बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो 8, 9, 10 हो गया, तो 160 आया बेटा ये। दिस इज़ द नेक्स्ट सबनेट, समझ रहे हो। तो अगर ये नेक्स्ट सबनेट है तो मतलब इसके जस्ट पहले वाला मेरा, और पहले के पहले वाला एक्चुअली है ना, तो मैं अगर इसके जस्ट पहले की बात करता हूँ तो वो ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। मतलब 192.168.200 और .159, 159 इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा, और 158 मतलब 192.168.200.158 ये कहलाएगा इसका लास्ट यूजेबल होस्ट एड्रेस। और अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं नॉर्मली कि अरे हाँ 158 मतलब 129 से 158 के बीच में 30 आईपी एड्रेस आ रहे हैं कि नहीं, तो मैं लिखता हूँ 158 माइनस 129, 29 सही तो है, 30 एड्रेस आ रहे हैं। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। हमेशा 255 नहीं पहुंचा दिया करो, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि हमने जो बिट्स बोरो की हैं उनको हम पूरा जब वेरी करेंगे, मतलब उसके अलावा जो होस्ट बिट्स हैं उनको जब वेरी करेंगे, तो इस बात का ध्यान देना देखो तुम्हारा जो आंसर था ना 254, वो गलत क्यों हुआ। इसलिए गलत हुआ बेटा कि 254 लाने के लिए आपको इन 8 को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में 8 को चेंज करने की फ्रीडम नहीं है, हमारे पास तो इन 3 को फिक्स रखना है हमें। तो आप ये इमेजिन करो, इसको मैं पहले एड्रेस से लेकर आखिरी एड्रेस तक कितना भी ले जाता जाऊँ मेरे को राइट साइड से 5 बिट चेंज करने की ही परमिशन मिली है। तो मतलब यहाँ से लेफ़्ट में हमेशा ये तीनों जो है वो फिक्स रहेंगे। अभी 1-1 है तो 1-1-1 रहेंगे, और फिर उसके बाद आपको ये पूरा चेंज करना है, ठीक है। देखें ये स्टार्ट हुआ कि नहीं। इसका जो फर्स्ट स्लाइड है जूनिपर की, वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। अच्छा एक चीज़ और है कि आगे जाके एक क्वेश्चन और आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसमें जो आपका ओरिजिनल मास्क है ना वो 255.0.0.0 है। मतलब बताओ मुझे यहाँ पर कितनी बिट्स बोरो की गई हैं न्यू सबनेट में, कैन एनीबडी टेल मी। ओरिजिनल सबनेट मास्क देखो और न्यू सबनेट मास्क देखो, और मुझे बताओ कितनी बिट्स एक्स्ट्रा इसमें बोरो की गई हैं होस्ट तरफ में से, होस्ट आईडी में से। जीरो नहीं बेटा, देखो 255 ओरिजिनल था, ठीक है, और 255.255.128.0 ये नया आईपी एड्रेस है। तो मुझे बताओ पिछले वाले कंपैरिजन में इस बार में कितने एक्स्ट्रा 1 है। देखो पहले था आईपी एड्रेस 255.0.0.0, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो नया आईपी है
इसको हमने कर दिया 255.255.128.0। तो मुझे बताओ ये क्या बदल गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कितने एक्स्ट्रा वन हो गए इन दोनों के बीच में? 8 9 9 है, 9 है, 9 एक्स्ट्रा वंस। तो मतलब क्या हो रहा है बताओ? अच्छा 9 एक्स्ट्रा वन हैं तो कितने नेटवर्क बन जाएंगे? 2⁹9। समझ रहे हो? इसमें क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ आखिरी वाले ऑक्टेट बाउंड्री पे सारा काम कर रहे थे। अगर हम आखिरी वाले ऑक्टेट बाउंड्री से थोड़ा पीछे हटते हैं और हम मान लो क्लास ए जो हमारा आईपी एड्रेसिंग होती है ना, उसके चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि मैं 2 3 4 2⁶, मैं 64 सबनेट से ज़्यादा सबनेट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, 64 सबनेट का मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि अब तक जो हम देख रहे थे ना, उसमें क्या था कि अगर मैं समथिंग डॉट समथिंग और मैं सारा काम यहाँ कर रहा था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम इस आखिरी वाले में ही 1 का बोरो कर रहे थे। जब मैंने एक 1 बोरो किया तो कितने नेटवर्क बने? 2 नेटवर्क। एक और बोरो किया तो कितने नेटवर्क बने? 4 नेटवर्क बने ना। 2 बिट बोरो करने पे 4 नेटवर्क, 3 बिट बोरो करने पे 8 नेटवर्क, ठीक है। 4 बिट बोरो करने पे 16 नेटवर्क, और फिर उसके बाद में 5 बिट बोरो करने पे बन गए 32 नेटवर्क, और फिर उसके बाद में बन गए 64 नेटवर्क। अब 64 नेटवर्क के अलावा हम ज़्यादा नेटवर्क इसलिए नहीं लेते कि 64 सबनेट के बाद में होस्ट फिर एक भी नहीं बनेंगे। दिक्कत यह है कि हम जब भी नंबर ऑफ़ होस्ट बिट्स को गिनते हैं, उनकी 2 के पावर करते हैं, तो बाद में -2 भी करते हैं। अब यहाँ पर होस्ट बिट कितनी है? 2 हैं, तो 2 to the power 2 विल बी 4, और 4 में आप -2 कर दोगे तो 2 बचेंगी। इसके थोड़ा भी आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके पास में 2 ही होस्ट की बिट्स बचेंगी, 2 ही होस्ट बचेंगे। 1 बिट बचेगी मतलब 2 होस्ट बचेंगे, उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो 0 बचेगा। तो आपके पास में ये है 64 सबनेट्स का ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि मुझे 64 सबनेट नहीं चाहिए, मुझे 128 सबनेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो जब मुझे सबनेट ज़्यादा चाहिए होते हैं तो फिर मैं क्लास सी से थोड़ा सा पीछे आता हूँ। ओके, उसमें क्या फ़ायदा होगा? मुझे क्लास सी से पीछे आने में ये फ़ायदा होगा कि मैं ज़्यादा सबनेट बना सकता हूँ, और उन ज़्यादा सबनेट में ज़्यादा होस्ट भी बना सकता हूँ। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने नया अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें सबनेट कितने बन रहे हैं? 9, है ना। सबनेट बिट्स, अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ सबनेट बिट्स आर 9। व्हाट आर होस्ट बिट्स? हाउ मेनी होस्ट बिट्स आर देयर? टेल मी, बताओ कितने होस्ट बिट्स हैं? तीन 3 कैसे हुई बेटा? 15 बोला, ओके, हाँ हाँ, 8 + 7 किया आपने, राइट, 15, बिल्कुल सही। तो मतलब अगर आप इसको करते हो 2 to the power 9, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ सबनेट, और इस 512। वेरी गुड 512। मतलब अगर कोई इतना लालची हो रहा है कि 512 सबनेट चाहिए उसको, तो उसको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पॉसिबल, मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत थियोरेटिकल टाइप की चीज़ है। क्या होता है कि जब कोई ऐसा बड़ी कंपनी जो कि कई कंट्रीज़ में फैली है और जिसको अपने कंट्री की चीज़ के ही सबनेट बनाने हैं अलग अलग हेडक्वार्टर में जगह जगह, तो 512 सबनेट बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और हाँ, क्या जब IoT आएगा ना फ्यूचर में, तो ऐसे छोटे छोटे सबनेट ढेरों बनेंगे। आप इमेजिन करो कि अगर छोटे छोटे सेंसर के नेटवर्क बनने हैं और 2-2 3-3 सेंसर मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं और पूरे खेत में सेंसर्स फैले हुए हैं, तो 512 सेंसर का नेटवर्क होने का कोई ऐसा बहुत फार फेच्ड आइडिया नहीं है।
और 2 की पावर 15 कितना होता है देखना पड़ेगा, राइट? 2 टू सर 32,768। 32,768, हाँ। तो 32,768 और इसमें मुझे -2 भी करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा 32,766, सॉरी 66, ठीक है। तो दीज आर द नंबर ऑफ होस्ट्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ होस्ट है। तो अगर मैं इसमें लिखना शुरू करूं तो लिख देते हैं नंबर ऑफ सबनेट बिट्स आर कितने थे भाई, 9। नंबर ऑफ होस्ट बिट्स आर 15 because subnet bits are 9, there are 512 subnets possible and यहाँ हमने देखा था 32,766। फिर आते हैं नेटवर्क एड्रेस ऑफ द सबनेट, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस निकालें, चलिए निकालते हैं। हमें करना पड़ेगा 10.101.99.228, उसके नीचे क्या रखेंगे, ये पूरा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चलो 10 और 101 तो परेशान नहीं करेगा क्योंकि इसके नीचे तो पूरा पूरा 1 है, राइट? तो हम 10 और 101 को डिस्टर्ब नहीं करते, हम 99 से शुरू करते हैं बाइनरी कन्वर्जन। तो मुझे जल्दी से कोई बताओ कि 99 का बाइनरी क्या होता है। और ये भी 0 हो जाएगा बाय द वे ना, तो इससे भी परेशान नहीं होते। मुझे मेनली 99 की टेंशन है। 99 क्या रहेगा देखूँ मैं जल्दी से। 99 का बाइनरी ज़ीरो 110 और 0011, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 0110 0011। प्लीज़ कोई एक दिन कैलकुलेट भी कर लेना। जहाँ पर भी एंड के आंसर दिक्कत करने वाले हैं ना, बस मैंने उतना ही कन्वर्ट किया। हम वैसे भी देखिए, जब भी मुझे कभी करना होगा ना, कोई CCNA का एग्ज़ाम होगा या कोई इस टाइप का पेपर होगा, तो मुझे इसको क्विकली करना होगा। तो हम अपना टाइम बचाने के लिए बिल्कुल जो हमारा ये जो जहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं जाने वाली है, वहाँ पर हम क्यों मेहनत करें। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 0000000.0000000, ठीक है। तो मतलब हमारा जो फर्स्ट सबनेट मास्क है, मतलब फर्स्ट सबनेट एड्रेस इज 10.101.0.0। बताओ इसमें कोई दिक्कत। लुक एट इट केयरफुली, सी कुछ दिक्कत जा रही है, क्वेश्चन पूछो, बताओ। देखिए कितना बाइनरी यूज़ हो रहा है, कितना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रहा है। जब आप लोगों ने कभी थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था तो आपको लगा था यहाँ पर यूज़ होगा बाद में कभी जाके। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, IT वालों के लिए, EC वालों के लिए, जो हमारी सर्किट ब्रांचेज हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10.101.0.0। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट होस्ट ऑफ दिस सबनेट, पहला वैलिड IP एड्रेस, ठीक है। तो 10.101.0.1 ये पहला IP एड्रेस हो गया। अब आखिरी IP एड्रेस की बात करते हैं। आखिरी IP एड्रेस से पहले हमें ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे बताओ इसका लास्ट IP एड्रेस कैसे पता लगाओगे। अपन ने देखा था ना तरीका। देखिए हमारे पास में ये आ गया है और हमको ये पता चल गया है कि ये जो है ना एक्स्ट्रा बोरोड बिट का आखिरी बिट, मैंने बताया था ना हमें आखिरी बिट देखनी है। व्हाट विल बी द मैजिक नंबर हेयर, टेल मी।
मैजिक नंबर क्या होगा और उसको हम कहाँ ऐड करेंगे, मुझे बताओ। मैंने जो बिट अभी हाईलाइट की हुई है वो कि क्या वैल्यू है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 128, ठीक है ना, ये 128 है। 128 के बाद अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरे को ये पता है कि लास्ट की जो 2 बिट्स हैं, है ना, इनमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो 10.101.101 सॉरी 10.101.0.0, तो मतलब क्या है कि मैं जब इसका अगला आईपी एड्रेस पता करूँगा तो मुझे 128 ऐड करना पड़ेगा इसमें, इस ज़ीरो में। तो इस सबनेट का जो मेरा लास्ट आईपी एड्रेस है, लास्ट, या फिर मैं बोलूँ ब्रैकेट में ब्रॉडकास्ट, broadcast IP will be 10.101. यहाँ पर मैं लिखने वाला था 128, तो मैं लिखूँगा 127.255, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट के लिए, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट सबनेट है वो कैसे आएगा, नेक्स्ट सबनेट आएगा 128 मैजिक नंबर, 128 विच इज़ द मैजिक नंबर राइट नाउ, और मैं किस में करूँगा, उस ऑक्टेट में करूँगा जिस ऑक्टेट पे नंबर आया है। तो मैं करूँगा इसको 10.101.128.0, ये रहेगा मेरा अगला सबनेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट आईपी लिखेंगे वो लिखेंगे 10.101.127.255, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 10.101.127.254, ये हो जाएगा मेरा लास्ट यूजेबल होस्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब ऑक्टेट बाउंड्री में, देखिए क्या होता है, आप इमेजिन करो, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एड्रेस है 172.16.1.54, ओके। अगर मैं आपसे बोलूँ कि, या 0, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको बढ़ाओ आगे, है ना, तो आप कैसे बढ़ाएंगे, आप इसको बोलेंगे 172.16.1.1 करेंगे, है ना। फिर ऐसे आगे जाते जाते आप क्या करेंगे, 172.16.1.255 भी करेंगे लास्ट में कभी जाके। फिर उसके बाद आप इसके बाद एंड थोड़ा ना कर देंगे, आप क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट आईपी होगा वो होगा 172.16.2.0, है ना। 1.0 के बाद में अब मुझे 2.0 मतलब 2 को चेंज करके अब मैं इसको फिर 0 से लेकर 255 तक चलाऊंगा, फिर इसको 3 कर दूंगा, फिर 0 से 255 चलाऊंगा। और ये इतने सारे जो अभी हमने गिना ना, कितने गिना, 32,768, इतने नंबर ऑफ़ होस्ट तभी पॉसिबल है, या इतने नंबर ऑफ़ सबनेट तभी पॉसिबल हैं जब आप क्या करो कि पिछले वाले ऑक्टेट में पहुँच जाओ, जस्ट पिछले वाले में, और बढ़ाना है तो और पिछले ऑक्टेट में पहुँच जाओ। तो अगर आपने देखिए, आपने ये चीज़ तो देख ली है कि मेरे पास में जब आखिरी ऑक्टेट या क्लास सी वाली बात होती है, जो कि ये पहला वाला क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ होस्ट बन सकते हैं 254 मतलब 254, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सबनेट बन सकते हैं 64। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 64 सबनेट बनाऊँ जिसमें 2-2 कंप्यूटर हर एक में हो, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कर दूँ कि 2 सबनेट बनाऊं जिसमें कि कितने होस्ट हों, 128 होस्ट हर एक में हो। तो मतलब ये मैं बैलेंस कर सकता हूँ सबनेट होस्ट के बीच में, लेकिन 254 कंप्यूटर होंगे ही होंगे, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना। पूरे एक फुल नेटवर्क में 254 कंप्यूटर होंगे, या फिर आप सबनेट के अलग अलग ऐड करो 254 कंप्यूटर्स आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये होगा, जो होस्ट होंगे ना, अब आपको ये करना है कि नहीं, मुझे अभी 2 ही नेटवर्क बनाना है, लेकिन उन 2 नेटवर्क में बिल्कुल 32,000 40,000 ऐसे कंप्यूटर्स हों, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उन होस्ट के लिए आपको थोड़ा सा अपने सबनेट को पीछे खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स चाहिए। यहाँ पर तो 8 या 8 से कम ही मिलेंगी। तो इस साइड आओ,
अब जो आपका /16 वाला मामला है उसमें चीज़ें आगे बढ़ाओ, 16 को बनाओ 17, 18, 19। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ये क्या है स्लैश, अगर मैं इस आईपी एड्रेस के आगे स्लैश नोटेशन डालना चाहूँ अभी यहाँ पर, तो क्या लिखूँगा स्लैश क्या, पहले तो ये /8 था है ना, 8 के बाद मैंने 9 और बढ़ा दिए, तो 8 + 9 = 17, तो मैं इसको /17 बोलूँगा। वैसे तो कायदे से /17 जो है ना वो 16 से 1 बिट ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्वेश्चन को टफ करने के लिए थोड़ा सा हमारा दिमाग और लगे उसके लिए क्या कर दिया है, 8 के ऊपर 9 बिट और बढ़ा दिए, तो 8 + 9 17 हो रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई 17 देखेगा तो उसको क्या होगा, पहली जो पिछली बाउंड्री थी वो याद आएगी, तो 17 से पहले आपको 16 याद आएगा। तो आपको ये बताया नहीं जाएगा कि इसका ओरिजिनल सबनेट मास्क क्या था, अगर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये एक्चुअली में इतना था, तब तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितने एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दिए। तो ये /17 है, लेकिन ये किसके ऊपर है, 8 के ऊपर 17 है, 8 + 9 17 है, 16 + 1 17 नहीं है। 16 + 1 17 होता तो एकदम कहानी अलग हो जाती, फिर आप 1 बिट बोरो करते। अच्छा मुझे 16 + 1 होता तो कितने सबनेट बनते, अगर ये 17 जो है 16 + 1 वाला 17 होता तो कितने सबनेट बनते, एक एक्स्ट्रा बिट होती ना बेटा, एक एक्स्ट्रा बिट होती ना, 16 के ऊपर 17 राइट, 16 से 1 बिट ज़्यादा, तो कितने सबनेट बने, सिर्फ 2 सबनेट बने, हाँ सिर्फ 2 सबनेट बने। लेकिन अब ये जो 17 कंप्लीट हो गया है तो राइट में कितने ज़ीरो बचे, 32 से माइनस करा 17, कितने ज़ीरो बचे, तो यही बचेंगे कितने, जितने अपन यहाँ गिन रहे थे, कहाँ गए, 15 है ना, होस्ट तो 15 ही बचेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये मैं क्लास बी के ऊपर सबनेट बना रहा होता, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्लास ए के ऊपर सबनेट बनाया है, तो नंबर ऑफ़ सबनेट भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ होस्ट हर एक सबनेट पे ज़्यादा है। तो ये जो बैलेंस होता है कि मैं चाहूँ थोड़े से सबनेट में ज़्यादा कंप्यूटर, बहुत थोड़े से कंप्यूटर कम सबनेट में, या बहुत ज़्यादा सबनेट में थोड़े से कंप्यूटर, ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप क्लास ए के ऊपर कितने बिट बोरो कर रहे हो, कि क्लास बी के ऊपर कर रहे हो, कि क्लास सी के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। और क्लास ए के ऊपर आप चाहो तो पूरे आगे के बिट ऑक्टेट को पार करके भी बोरो कर सकते हो। यहाँ पर वही किया गया है कि आपने /8 था या 8 ही का था 255 वाला, उसके आगे आपने पूरे 8 अगला ऑक्टेट को बुक कर दिया और एक एक्स्ट्रा बुक कर दिया, है ना। ये देखिए ये क्या हुआ है कि आपने पूरे 8 को बुक किया और एक एक्स्ट्रा बुक किया, तो मैं इसको कितना गिन रहा हूँ, मैं इसको 9 गिन रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे ओरिजिनल सबनेट पता है, ओरिजिनल नेटवर्क पता है, इस वजह से मैं इसको 9 गिन रहा हूँ। अगर मान लो ओरिजिनल में यहाँ पर सारे 1 होते तो मैं उसको बोलता कि अच्छा सिर्फ एक ही बिट बोरो की गई है ओरिजिनल से, ठीक है। तो नेटवर्क को ही नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, इसलिए कोई आपसे बोले कि सबनेट बनाओ तो आप उससे ये पूछिए कि एक्चुअल नेटवर्क का सबनेट कितना था, एक्चुअल नेटवर्क का मास्क क्या था, ठीक है। तो बिफोर मेकिंग सबनेट यू शुड आस्क दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल सबनेट। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के ऊपर भी क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ओके। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी सी, ये स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ इसको, प्रॉब्लम है यार उसके साथ में, घूमे पड़ा है जब से हो गया। चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो इसमें मैं बैक चाहता हूँ, सबसे पहले अगर मैं इस बेसिक नेटवर्किंग से आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब जो मैंने अब आपको बोल दिया कि अब आप लोग बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ पे थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी थ्योरी मैंने आपको बता दी उससे ज़्यादा तो अब थ्योरी बीच बीच में आएगी और आप सीखते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये गेटिंग स्टार्टेड विथ नेटवर्किंग में जाऊँ, जहाँ पर अपन अभी तक थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वंस यू गेट दिस एक्सेस, दो टॉपिक एक्चुअली और हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं, और उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी। तो जैसे आप लोग ने लैन के बारे में पढ़ना, अब तक जब तक आप लोग राउटर्स एक्सेट्रा पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली अपन लैन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन लैन्स को कनेक्ट कर करके राउटर कैसे नेटवर्क बनाता है वो सबनेट में आ गया, नेटवर्किंग में आ गया। राउटर क्या काम करता है, कैसे राउटिंग करता है, वो सब चीज़ें आ गई, आईपी एड्रेसिंग आ गई। लेकिन क्या होता है, राउटर कनेक्ट कर करके ये जो हम बड़े नेटवर्क बनाते जा रहे हैं उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है ना, वो उसको अलग से भी पढ़ाया गया है इसमें, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क ज़रूरी नहीं है कि वो कोई XYZ टेक्नोलॉजी यूज़ करे। वाइड एरिया नेटवर्क की अपने खुद की ढेर सारी इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी चल रही हैं।
एक चल रहा है फ्रेम रिले, एक चल रहा है ATM, कोई ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहा है, कोई कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहा है, कोई पूरा वायरलेस यूज़ कर रहा है, कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है। तो आप इस बात को समझिएगा कि आपका घर का दरवाज़ा छोड़ के या कॉलेज के ये पूरे जो पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क है उसको छोड़ के जब पैकेट बाहर जाता है तो उसको किस किस टाइप के नेटवर्क का सामना करता है वो पैकेट ही जानता है, पैकेट का दिल जानता है, राइट। तो उस बात की स्टडी है वैन टेक्नोलॉजीज़ में। मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मतलब नहीं है, क्योंकि वैन खुल नहीं रहा है कुछ भी जुनिपर में, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल मतलब डिटेल में TCP और UDP की पढ़ाई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 ही प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP, और इनमें थोड़ा बहुत फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल ये सब रहता है। ये दोनों मिला के ये चैप्टर्स हैं। लेकिन जितना अब तक जो बेसिक कह सकते हो, जो बहुत अच्छी जिसकी जानकारी चाहिए थी, जो मतलब आपको कैलकुलेशन प्लस थोड़ा लॉजिक प्लस थोड़ा मैथमेटिक्स के साथ करना था, वो अपना यहाँ तक हो गया है। तो जब आपको एक्सेस मिलेगा, आपको लगता है तो आप इसको दोबारा पढ़िएगा, वरना आप डायरेक्टली वैन टेक्नोलॉजीज़ से चालू कर दीजिएगा। और वैन टेक्नोलॉजीज़ में वाइड एरिया नेटवर्क है और फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP UDP की डिटेल्स हैं, ठीक है। अब ये सब जब हो जाएगा, ये अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे, टेस्ट योर नॉलेज कंप्लीट कर लेंगे। टेस्ट योर नॉलेज जो है ना, ये छोटा सा कुछ क्वेश्चंस का सेट है जो इस पूरे ऊपर की नॉलेज को चेक करता है। ये कितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हो बाय द वे, उसमें अटैम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। टेस्ट योर नॉलेज में अटैम्प्ट्स की लिमिट नहीं है, ओके। और जब ये अटैम्प्ट कर लोगे तो आपको एक बैज मिलेगा, जो दिख रहा था मेरे में भी ग्रीन कलर का, कंप्लीटेड वाला। तो वो ये बताता है कि आपने बेसिक ई-लर्निंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग फ्रॉम जूनोस, यू हैव कंप्लीटेड इट। फिर आती है बात कि जूनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो आप लोग ये जो अपन कर रहे हैं ना कोर्स नेटवर्किंग इंटर्नशिप, इसमें जूनिपर की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है JNCIA जूनोस, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ, इसको बोला जाता है JNCIA जूनोस। और ये कौन सा लेवल है? एसोसिएट लेवल, ठीक है। तो जूनोस क्या है? जूनोस जो है जूनिपर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। क्यों जूनोस को इतना स्ट्रेस दिया गया है? क्योंकि जूनिपर के जितने भी डिवाइसेस बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं, पहले से बन रहे हैं, प्लस जो आगे फ्यूचर में बनने भी वाले हैं, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो जूनिपर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। जूनोस का फुल फॉर्म ही यही है, जूनिपर OS, ठीक है। उसको जूनोस बोलने लग गए हैं। JNCI क्या है? जूनिपर नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड इंटरनेट एसोसिएट। जूनिपर नेटवर्क सर्टिफाइड इंटरनेट एसोसिएट, ये है JNCI का फुल फॉर्म। तो अगर आप इसका ग्लोबल सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा जो कि 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। जो मेरा सर्टिफिकेट है वो भी 3 साल तक के लिए वैलिड है। 3 साल तक में आप इसके बेसिस पे ढेर सारी नेटवर्किंग बेस्ड जॉब में बहुत दिलेरी से अप्लाई कर सकते हैं, assuming that you have also gained the knowledge। और ठीक है, बाकी जूनिपर में क्या खुलता है वो तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, बट मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट टॉपिक है इन द स्पेसिफिक अदर देन बेसिक्स जो जूनिपर का है वो ये है, जूनोस OS ओवरव्यू। देखो जूनिपर जो है वो बाकी की बात करें तो सिस्को से कैसे डिफरेंट है। सिस्को जो है ना वो अलग अलग डिवाइसेस के लिए, स्विच के लिए, राउटर के लिए और भी अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग OS बनाता है। उनके पास जो OS है, सिस्को के OS को बोलते हैं सिस्को IOS, ठीक है। उसका मतलब है इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जो जूनिपर है, जूनिपर क्या करता है? जूनिपर का तो जो इसका नाम जूनोस है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जूनिपर के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या इंपॉर्टेंस है, वाई जूनिपर OS इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जूनिपर ये क्लेम करता है अभी से फ्यूचर तक के लिए कि वो बार बार जैसे जैसे नए नए उनके डिवाइसेस आएंगे, हार्डवेयर आएंगे, तो वो अपने OS को चेंज नहीं करेगा। जैसे एंड्रॉयड डिवाइसेस में हमेशा एंड्रॉयड रहेगा ना, सिर्फ वर्जन चेंज होंगे, तो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। OS चेंज नहीं करेगा, लेकिन सिस्को पहले से लेकर अब तक के बीच में कई बार अपने OS में बहुत सारे मेजर चेंजेस ला चुका है, ठीक है। और ये हो गया एक चीज़ जो भी और एक चीज़ और कि जूनिपर को ये वादा करना इसलिए भी आसान हो गया बिकॉज जूनिपर जो है ना वो लिनक्स के ऊपर अपना OS बिल्ड करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरा ये है कॉन्करेंट सॉफ्टवेयर रिलीजेस। क्या करता है जूनिपर? जूनिपर बीच बीच में जैसे एंड्रॉयड में अपडेट्स आते रहते हैं ना, वैसे ही ये भी अपडेट लाता रहता है,
अपडेट लाना इसके लिए इसलिए आसान होता है कि लिनक्स वैसे भी अपने नए नए कर्नल अपडेट करता रहता है, तो ये लिनक्स कर्नल पहली बात तो अपडेट करता है, प्लस लिनक्स कर्नल के ऊपर जो इनका जुनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल को अपडेट करता है। ठीक है, तो जैसे पैकेट को राउट करने का तरीका राउटर में चेंज हो गया मान लो, या हमने कोई और अपडेट कर दिया, हमने जो फायरवॉल है इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, तो ऐसे डिफरेंट अपडेट जो है वो आते रहते हैं। और सबसे आखिरी और तीसरी चीज़ ये है कि ये मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को यूज़ करता है। मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मतलब कि एक राउटर के पास बहुत सारी ड्यूटीज़ हो सकती हैं। राउटर को पैकेट्स को राउट भी करना है, पैकेट्स अगर कुछ डिफरेंट टाइप के हैं तो उनको खोल के अंदर देखना भी है, प्लस पैकेट को राउटिंग टेबल से कंपेयर करना है, और अगर राउटिंग टेबल में चीज़ें हैं तो उसको सीधे लेके आगे बढ़ा देना है। देखो राउटर कम से कम 2 काम तो करता है, उसके राउटिंग टेबल में अगर कोई एंट्री है और पैकेट आ रहा है तो उस एंट्री से मैच कर रहा है तो उसको उस जगह पर फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन मान लो एक नया पैकेट आया जिसमें कुछ नई एंट्री है तो वो अपने पैकेट को अपडेट भी करता है, मतलब अपने राउटिंग टेबल को अपडेट भी करता है। तो राउटिंग टेबल को अपडेट करना जो है वो पॉसिबल होता है कैसे, चलते चलते, मतलब एक डिवाइस चलता रहेगा और चलते चलते उस डिवाइस को हम अपडेट कर पाएंगे। दैट इज़ द फीचर दैट जूनोस इज़ प्रॉमिसिंग, जूनिपर इज़ प्रॉमिसिंग। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो राउटर का जो राउटिंग टेबल है वो अपना काम कर रहा है, उसका जो एग्जिस्टिंग राउटिंग टेबल है वो वही चल रहा है। हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हमें कुछ अगर किसी एक मॉड्यूल में किसी एक फंक्शनैलिटी में अपडेट करना है तो हमें राउटर को बंद करना पड़े। इसका रीज़न क्या है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इन लोग ने छोटे छोटे से वर्चुअल कंटेनर्स बना के रखे हैं, और वो वर्चुअल कंटेनर क्या करते हैं, वो अपना अपना इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में दूसरा सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब नहीं होता। इन लोगों ने ये रखा है कि इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को मॉड्यूलर बना के रखा है। तो अगर आप लोग को वर्चुअलाइजेशन पता हो, वर्चुअलाइजेशन पता है क्या होता है वर्चुअल मशीन, व्हाट इज़ अ वर्चुअल मशीन? डू यू नो व्हाट इज़ अ वर्चुअल मशीन? जैसे अगर मैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर में लिनक्स भी यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा? आपको पता है वर्चुअल ओएस डालने के लिए कौन से 2-3 सॉफ्टवेयर्स लगते हैं? अगर अब मैं बोलूँ कि आपको लिनक्स यूज़ करना है कल से, तो आप क्या अपना पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करके लिनक्स डाल देंगे उसमें? VMware यूज़ कर लें। हाँ, तो 2-3 हैं, उनमें से 2 बहुत कॉमन है, एक है VMware और दूसरा है वर्चुअल बॉक्स। VMware इज़ मेड बाय द कंपनी VMware कंपनी का ही नाम है, और जो वर्चुअल बॉक्स है वो ओरेकल ने बनाया हुआ है। VMware के जो बेसिक वर्जन्स हैं वो फ्री हैं, और एडवांस चीज़ों के लिए आपको उसको ख़रीदना पड़ता है, और वर्चुअल बॉक्स टोटली फ्री और ओपन सोर्स है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या लगेगा, आपको एक बूटेबल इमेज लगेगी लिनक्स की, जिस भी ओएस को आपको डालना है, तो आप उस पर लिनक्स डाल देंगे। अब क्या होगा कि जब आप कंप्यूटर में जाएंगे तो पहले आप वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे, वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देगा आपको, और उसमें जो होगा लिनक्स की इमेज लोडेड होगी, और आप जब उसको प्ले करेंगे तो लिनक्स जो है एक विंडो में अलग से विंडोज़ के अंदर स्टार्ट होगा, और उसके अंदर जो भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ाइल बनाओगे, कोई फ़ोल्डर बनाओगे, तो वो फ़ोल्डर फाइल हमेशा के लिए रहेंगे। वो आपके हार्ड डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा यूज़ कर रहे होंगे किसी एक जगह पर, एक वर्चुअल छोटा सा एक एनवायरनमेंट बना के। और दूसरी बात ये कि जो आपका रैम है, जो आपके कंप्यूटर का रैम है, वो भी थोड़ा सा वो बोरो कर रहा हूँ। तो वर्चुअलाइजेशन में एक बहुत प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके कंप्यूटर की रैम कम है, 4 GB रैम है, तो मान लीजिए आपका जो पीछे जो ओएस चल रहा है विंडोज़, तो वो तो थोड़ी बहुत रैम ले ही रहा है, और जो ये वाला वर्चुअल ओएस है इसको भी आपको पहले से ही एलोकेट करना पड़ता है कि हम 4 GB में से 2 GB रैम इसको देने वाले हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए रैम अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, तो फिर क्या होता है कि जो जूनोस है उसने कह सकते हो जब शुरुआत हुई थी तो अपने पहले वर्जन के बाद जो दूसरा शुरू किया तो उसने क्या कर दिया कि अलग अलग VM डाल दिए। तो एक VM कुछ कर रहा, दूसरा VM कुछ कर रहा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, एक नई चीज़ चालू हुई, वर्चुअलाइजेशन के बजाय कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन किसने सुना है क्या होता है? व्हाट इज़ कंटेनराइजेशन? नो सर। एक मिनट। कंटेनराइजेशन ऐसा है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका कंप्यूटर, ठीक है,
कंप्यूटर के ऊपर आती है मान लो एक ओएस, ठीक है। मैं यहाँ अंदर लिखता जाता हूँ, ये है मशीन, दिस इज मेन ओएस, और इस मेन ओएस के ऊपर आपने क्या किया, एक पतली सी लेयर चढ़ा दी वर्चुअल ओएस की, मतलब वर्चुअलाइजेशन की। तो मैं यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ओके, मैं एस डैश ओ कर देता हूँ। अब क्या होगा, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप बहुत सारे ओएस डाल सकते हो और उन ओएस को एक साथ चला सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक ओएस ये डाल दिया, एक ओएस ये डाल दिया, एक ओएस ये डाल दिया और एक ओएस ये डाल दिया। और ये बात समझिएगा, ये चारों ओएस एक साथ चल सकते हैं अगर आपके मशीन में दम हो तो, ओके। तो मान लो एक इसमें से जो है एक लिनक्स है, एक विंडोज़ है, एक विंडोज़ सर्वर है और एक मैक ओएस है, ठीक है। ये चार मशीन चल रही हैं, चार डिफरेंट ओएस चल रहे हैं, और आपका बैकएंड में तो विंडोज़ है ही। मान लो बैकएंड में आपके है क्या है, विंडोज़ 10 है, आपने एक में विंडोज़ 7 चलाया, ठीक है, दूसरे में आपने उबुंटू चलाया जो लिनक्स का ही एक वर्जन है, तीसरे में आप चला रहे हैं मैक ओएस, और लास्ट वाले में मान लीजिए आपने चलाया रेड हैट, ठीक है। तो ये है वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मशीन की एस्टेस हो जाती है, क्योंकि मशीन, आप सोचो मशीन के पास मान लो 16 GB रैम भी है अगर, और आपने एक ही टाइम पे ये सारी मशीन चला दी और इन सारी रैम को आपने 2-2 GB रैम भी दे दिया है, तो 4 GB रैम मतलब आधी रैम तो इन्होंने खर्च कर दिया। और फिर जो मेन ओएस है इसको भी तो कुछ रैम चाहिए होगी ना, तो इसको मान लो मैंने 4 GB रैम दे दी, ठीक है, और 2-2 करके 2 4 8 GB रैम बाकी को दे दी, तो मतलब जो बची कुची रैम है वो इसको मिलेगी ना। आप जो मेन ओएस है उसको तो आप ये बिल्कुल कर नहीं सकते कि कुछ ना मिले, तो मान लीजिए 8 GB रैम इसको मिल गई और 4-4 GB 2-2 GB रैम इन सबको मिल गई। अब 2-2 GB रैम से ना ये मशीन्स जो है, ये जो ओएस है, ये कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ओएस को अपना खुद को चलने के लिए भी कुछ पावर चाहिए, राइट, CPU चाहिए। इसका एक डिफरेंट ऑल्टरनेट क्या निकाला गया, ये एक बात बताऊं कि शुरुआत में जुनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता था। जुनिपर क्या करता था कि एक लिनक्स के ओएस में, उसमें बेस में लिनक्स रहता था एक मशीन में, और उसके ऊपर क्या करता था, बहुत सारे VM डाल देता था, और उस VM में एक VM में उसने मान लो डाल दिया राउटिंग मैकेनिज़्म, है ना, दूसरे VM में उसने डाल दिया फॉरवर्डिंग मैकेनिज़्म, तीसरे में डाल दिया कि कोई कैसे एड्रेस चेंज करना है। तो मतलब बहुत सारी जो भी एक राउटर की ड्यूटीज़ होती हैं, फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन और जितने भी काम है वो कर दिए। तो मतलब ये पूरा जो ऊपर का सॉफ्टवेयर की लेयर है ना, इसमें हमने अलग अलग ओएस को अलग अलग ड्यूटीज़ सौंप दी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इसके बजाय क्या करते हैं, ये दिस इज़ वर्चुअलाइजेशन, व्हाट आई जस्ट डिस्कस्ड इज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन हमेशा ज़रूरी नहीं होती है। अगर मैं सही में 4 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता हूँ और उनको ओएस की तरह ही ट्रीट करना चाहता हूँ, तब तक तो ठीक है। लेकिन एक मान के चलो कि मैंने सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मैंने 4 डिफरेंट ओएस रखे हैं, तो आप ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है कि अगर आप यहाँ पर आपने एक डिफरेंट ओएस क्यों बना के रखा है, क्योंकि आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर 1 चलाना चाहते थे, आप इस अगले उबुंटू में सॉफ्टवेयर 2 चलाना चाहते थे, इस वाले उबुंटू, इस वाले मैक ओएस में आप सॉफ्टवेयर 3 चलाना चाहते थे, और इसमें आप चलाना चाहते थे सॉफ्टवेयर 4। और ये आपने क्यों किया, क्योंकि जब कभी आप सॉफ्टवेयर 1 को अपडेट करोगे तो इन तीनों में कोई असर ना हो। जब सॉफ्टवेयर 2 को अपडेट करोगे तो 1, 3, 4 में असर ना हो। जब सॉफ्टवेयर 2 किसी वजह से डाउन हो जाता है तो 3 या 4 या 1 में अगर कोई इसको अल्टरनेट है तो वो टेक ओवर कर ले। तो इतने से काम के लिए आपने क्या किया कि 4 डिफरेंट वर्चुअल कह सकते हो कि मशीन्स ही बना दी, है ना, 4 डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। इसके बजाय क्या होता है कि जो वर्चुअलाइजेशन तो ये हो गया, कंटेनराइजेशन में कुछ ऐसा होता है। देखिए मैं इसको यहाँ तक लेता हूँ और कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो इसमें वर्चुअलाइजेशन नहीं होता है, इसमें जो एक चीज़ होती है वर्चुअलाइजेशन के बजाय,
उसको हाइपरवाइज़र बोलते हैं। हाइपरवाइज़र। तो हाइपरवाइज़र के आने की वजह से, जब से हाइपरवाइज़र नाम की चीज़ इन्वेंट हुई है, तो वर्चुअलाइजेशन के फील्ड में रिवोल्ट आ गया कि वर्चुअलाइजेशन क्या हमेशा ज़रूरी है? तो हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो क्या होता है, बजाय हम ये सब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना कि ये सब क्या है, तो ये है वर्चुअल मशीन 1, ये है वर्चुअल मशीन 2, और ऐसे ही वर्चुअल मशीन 3, और ये है वर्चुअल मशीन 4। इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल मशीन एक ही रखते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल वर्चुअल मशीन है। इसमें बहुत सारे ओएस नहीं है, सिर्फ एक ओएस है। ओके, और इसके ऊपर क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के कंटेनर्स बनाते हैं। एक कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर। और ये जो कंटेनर है ना, ये वर्चुअल मशीन से डिफरेंट कैसे होते हैं कि ये पूरा ओएस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, उसको चलने के लिए थोड़ा सा जावा चाहिए है, और जावा के अलावा डेटाबेस चाहिए। तो उस छोटे से कंटेनर में क्या करेगा ये कंटेनर, ये सिंगल वर्चुअल मशीन से डेटाबेस के एक्सेस लेगा और जावा के फंक्शनैलिटी लेगा, और ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा। तो ये जो है ना, दीज आर कॉल्ड कंटेनर्स। इफ आई write them together, these all things are known as containers. containers जो होते हैं वो अपनी अपनी कह सकते हो सेपरेट मेमोरी में चलते रहते हैं। उनका आपस में दूसरे कंटेनर से कोई लेना देना नहीं होता है, और वो पूरी वर्चुअल मशीन की रैम नहीं घेरते हैं, पूरा CPU नहीं घेरते हैं। वो उनको सिर्फ जितना चाहिए होता है, सिर्फ उतना एनवायरनमेंट उनके अंदर होता है। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे अगर पानी पीना होगा तो मैं पूरा कुआं नहीं खोदूंगा, मैं जाऊंगा किसी से पानी बोरो कर लूँगा। कुछ ऐसा गंदा सा एग्जांपल। बाकी यहाँ पर क्या होगा, ये वर्चुअल मशीन्स नहीं होगी, ये होगा कंटेनर नंबर 1, ये होगा कंटेनर नंबर 2, देन कंटेनर नंबर 3 और कंटेनर नंबर 4। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ये जो मशीन है जो 16 GB है, ये 16 GB के पूरे 16 GB जो है ना, इसको आपके मेन ओएस को मिल जाएंगे। अब तक क्या हो रहा था कि ये 16 GB पूरे मेन ओएस को नहीं मिल रहे थे, अब लेकिन मिल जाएंगे। और उस 16 GB में से हाइपरवाइज़र जो है वो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो क्या करेगा, कंटेनर 1 को, कंटेनर 2 को, कंटेनर 3 को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, CPU की मेमोरी प्रोवाइड करेगा, CPU की प्रोसेसिंग प्रोवाइड करेगा, और ये रैम एक्सेट्रा प्रोवाइड करेगा। तो ये भी हो सकता है कि कंटेनर 1 अपना काम ख़त्म कर दे तो कंटेनर डॉर्मेंट स्टेट में पहुंच सकता है। VM बंद नहीं हो सकता, VM को आपको चालू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। कंटेनर इज़ अ स्मॉल सेपरेटेड आइसोलेटेड सॉफ्टवेयर विच रन्स इन इट्स ओन डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, और कंटेनर का फ़ायदा क्या होता है, कंटेनर जो होते हैं वो एक बनी बनाई एक रेडीमेड इमेज से बनते हैं। तो एक बार किसी डेवलपर ने एक इमेज बना ली एक कंटेनर के लिए, मतलब उसका एक कह सकते हो ब्लूप्रिंट बना लिया कि हाँ ये कंटेनर ये काम करेगा। तो ये जो C1 नाम का कंटेनर है ना, ये हर एक राउटर में, हर एक स्विच में ऐसा डाला जा सकता है। ऐसे ही C2 का कुछ फंक्शनैलिटी बन गई तो मैं C2 को हर एक में डाल सकता हूँ, C3 को हर एक में डाल सकता हूँ। तो इमेजेस जो होती है ना, उसके थ्रू ये चीज़ें जाती हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, और इसके बाद में जूनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज़ और बताता है, वो ये कि कोई भी जो जूनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जूनिपर का जो आर्किटेक्चर होता है ओएस का, उसमें 2 पार्ट होते हैं। खासतौर पे यहाँ पर राउटर की बात हो रही है। ठीक है, स्विचेस में तो राउटिंग होती नहीं है, राउटर की बात हो रही है। तो राउटर में क्या होता है, एक होता है राउटिंग इंजन और एक होता है पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। ठीक है, तो जूनिपर ओएस ये पूरे हैं, ये दोनों डैश डैश मिला के, लेकिन जो मेन ओएस है वो ऊपर है। तो इस बात को समझिएगा, आप लोग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर?
तो आप 6 लोग बचे बस। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब सेपरेटली चलाता हो? जैसे जो हमारे कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं, जो जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, या हमारा मोबाइल फ़ोन या ये सब माइक्रो प्रोसेसर हैं, क्योंकि ये सारे काम कर सकते हैं, है ना। जो जनरल पर्पस प्रोसेसर होते हैं उनको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वो किसी एक काम के लिए नहीं बने, ठीक है। और जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बने। तो फॉर एग्जांपल जो वॉशिंग मशीन में लगा है वो कंप्यूटर नहीं लगा है, वो प्रोसेसर मतलब वो प्रोसेसर नहीं लगा है, वो कंट्रोलर लगा है, क्योंकि वो सिर्फ एक काम करने के लिए बना है। उसका काम है मशीन को घुमाना, सेंस करना, कपड़ों को वेट करना, फिर कितना वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट डालना है, वो चीज़ें कंट्रोल करना। तो उसका एक हार्डवेयर का स्पेसिफिक काम है, ठीक है। लेकिन और जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के भी कुछ स्पेसिफिक काम है, तो वो उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, वो जेनरिक होता है, वो हर काम कर सकता है। तो करते क्या है कि जो मेरा जो जुनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके एक हिस्सा जो है वो पूरा आप कह सकते हो प्रोसेसर को दे दिया जाता है, मतलब पूरा ओएस, पूरी मशीन, ठीक है। उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जो कि राउटिंग करेगा, फॉरवर्डिंग टेबल को मेंटेन करेगा। SNMP क्या होता है? SNMP को बोलते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये सिंपल SNMP किस काम आता है कि मेरे पास जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको आपस में एक दूसरे की हेल्थ बताने के। फॉर एग्जांपल अगर एक राउटर है, राउटर अगर गर्म हो रहा है तो वो एक सिग्नल भेजेगा किसी नियरेस्ट सर्वर को, मशीन को या नेटवर्क एडमिन को। तो मतलब अपनी हेल्थ खुद बताने के जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है SNMP, ठीक है। तो SNMP प्रोटोकॉल है, इनको इम्प्लीमेंट करना। कमांड लाइन जो है, जो मतलब फॉर एग्जांपल जो जुनिपर है वो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ कमांड को समझता है, तो वो कमांड लाइन को समझने का काम कौन करेगा? वो ये ऊपर वाला राउटिंग इंजन करेगा। फिर क्या होता है कि नॉर्मली जो एक जनरल काम है जो राउटर को हमेशा करना है कि एक पैकेट आया, उसको देखा, उसको आगे बढ़ाया, है ना। नेटवर्क लेयर पे आया, उसको ट्रांसपोर्ट लेयर में दे दिया, या राउटर पे आया, हमने उसको अगले राउटर पे दे दिया, या अगली मशीन पे या अगले स्विच पे दे दिया। ये जो काम है जो रेगुलरली चल रहे हैं, बार बार पैकेट को के साथ में जो हैंडलिंग करना है, ये करता है फॉरवर्डिंग टेबल या पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। तो देयर आर टू इंजन्स, राउटिंग इंजन एंड पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। जो पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन होता है वो एक एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर जैसा है, माइक्रो कर्नल जैसा है, जो सिर्फ स्पेसिफिक काम करने के लिए बना है। उसका जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है वो ऊपर से बोरो किया हुआ रहता है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेन जो कॉम्प्लेक्स काम है वो राउटिंग इंजन को दे देते हैं। राउटिंग इंजन जो हमको सिखाता है वो फॉरवर्डिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन सीख लेता है और 90% ऑफ द टाइम वही काम करता रहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे किसी बात में फॉरवर्डिंग इंजन को कुछ दिक्कत जा रही है, कोई पैकेट अजीब सा आ गया है या उसके मेमोरी या उसके इंटेलिजेंस के बाहर है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वहाँ एक लिंक रहता है, जैसे ये जो लाइन है ना, ये जो कर्नल वाली लाइन है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू क्या करता है, ये वापस भेजता है किसी पैकेट को और यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जाती है। तो हमने क्या कर दिया है कि एक जनरल काम को जो डेली रेगुलर हो रहा है, जल्दी हो रहा है, उसको हमने मेन OS से अलग कर दिया है। तो उससे क्या होता है, हमारा OS फ्री रहता है और बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस। तो पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर और अ माइक्रो कर्नल, अ स्मॉल सर्विस विच रन्स आउटसाइड ऑफ द OS। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो जूनोस बोलता है डिसएग्रीगेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसएग्रीगेशन ऑफ सर्विसेज। तो हमने डिसएग्रीगेट कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया दो चीज़ों को, तो जिसमें जिसका काम है वो करे और दूसरे को लोड ना पड़े, ठीक है। और राउटिंग इंजन की जो फीचर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि राउटिंग इंजन क्या करता है, पैकेट्स को, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जो पैकेट्स होते हैं ना उनको प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल एक पैकेट वो भी होता है जो राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। तो एक राउटर ने दूसरे राउटर को बताया कि हाँ मेरा राउटर में ऐसे ऐसी एंट्रीज़ हैं, तुम भी वही कर लो। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो राउटिंग इंजन करता है। राउटिंग इंजन का एक फीचर है सॉफ्टवेयर मॉड्यूलरिटी, मतलब एक सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे सॉफ्टवेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कंटेनराइजेशन पे काम करता है। तो आपने यहाँ जितने ब्लॉक्स देखे हैं ना वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट वो अलग अलग इंडिपेंडेंट अपने खुद की मेमोरीज़ में हैं। दे आर ऑन देयर ओन सेपरेट मेमोरीज, दे विल इंटरैक्ट विथ ईच अदर, बट समथिंग इज हैपनिंग टू सम ब्लॉक विल नॉट अफेक्ट द अदर ब्लॉक। फिर इन डेप्थ IP फंक्शनैलिटी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम राउटिंग से लेकर फिल्टरिंग, मॉडिफाइंग और अपना फायरवॉल एक्सेट्रा, वो सारे काम इसके अंदर हो रहे हैं। मतलब डिटेल में IP एड्रेस को चेक करना, कहाँ तक जा रही है, IP एड्रेस अपने नेटवर्क में है, बाहर जा रही है, वो सारी इन डेप्थ IP की फंक्शनैलिटी इसी के अंदर एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर स्केलेबिलिटी, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा यही ऑपरेटिंग सिस्टम किसी बड़े डिवाइस में जाए, किसी और
अच्छे हार्डवेयर में जाके इंस्टॉल हो जाए। तो क्या होता है, जूनोस हार्डवेयर बनाता है। तो फॉर एग्जांपल एक राउटर था जो 2011 में बना था, अब 2022 में एक बेटर हार्डवेयर में एक राउटर को बनाया गया है, तो उसी में यही ओएस लग जाएगा और ओएस अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है। फिर स्टोरेज एंड चेंज मैनेजमेंट, तो फॉर एग्जांपल कि हमारा जो ये जो राउटर है इसमें स्टोरेज की भी जगह रहती है, एक हार्ड डिस्क जैसी रहती है, एक रोम रहती है, सॉरी। उस रोम में क्या होता है, आप जाके इमेजेस राइट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी जूनोस का वर्जन चल रहा होगा 11 पॉइंट समथिंग, ओके। तो अगर मैं चाहता हूँ तो मैं 11-12 पॉइंट समथिंग भी जाके उसमें डाल सकता हूँ कि कभी मैं चाहूँ तो उसको अपडेट कर सकूँ, कोई नेटवर्क एडमिन उसको जाके अपडेट कर पाए। एंड मॉनिटरिंग एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ दैट whenever it is needed, SNMP protocol can run and tell the problems which are there. For example, there are too many commands, Junos operating system में बहुत सारी commands रहती हैं, उनको आप चलाइए। देखें आप monitor chases, तो monitor chases करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोई हार्डवेयर में कौन सी लाइट जल रही है या कितना टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें उसमें पता चलती रहती हैं। आज का सेशन सेकेंड हाफ रिकॉर्डेड है मेरे पास में बस अंजलि, फर्स्ट हाफ मैं भूल गया था। ठीक है, तो सेकेंड हाफ अच्छी बात है रिकॉर्ड हो गया है, तो मैं सेकेंड हाफ अपलोड कर दूंगा। और सर फर्स्ट हाफ में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था? फर्स्ट हाफ में भी वही एक्चुअली आईपी एड्रेसिंग ही रिलेटेड मैंने बताया था, सबनेटिंग के बारे में। लेकिन सबनेटिंग से रिलेटेड जो वो है आपका न्यूमेरिकल जैसा है वो मैंने सेकेंड हाफ में कराया था। फर्स्ट हाफ में मैं ये करना भूल गया, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। सर सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है सेंड क्या करना है, मैंने आप लोग को याद होगा जो ग्रुप के शुरुआत में मैंने एक लिंक भेजा था ना, वो फोल्डर है, उस फोल्डर को मैं भेज दूंगा आपको, और वो फोल्डर के अंदर ही नए नए मैं वीडियोस डालता जाता हूँ। ओके सर। ओके ठीक है, तो फिर मैं एंड करता हूँ इसको। आप क्या है कि यहाँ पर जो जूनिपर के जो ये लेसन्स हैं विच आर मच मोर एनिमेटेड एंड कलरफुल, अगर ये चलते तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, अब आपको जब एक्सेस मिलेगा कभी तब हम मिलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इस एग्ज़ाम को। सर ट्रेनिंग वैसे लास्ट कब है? आज ही है, आज ही है। आज खत्म हो गए? आज टॉपिक पूरे कवर कर दिए? क्या हो गया सर? टॉपिक भी पूरे कवर हो गए? टॉपिक पूरे कवर हो गए, मैंने IPv4 सबनेटिंग तक बता दिया है। अब जो IPv6 है और जो आगे की कुछ चीज़ें हैं ना, वो जूनिपर के लर्निंग में उतना आपको परेशान डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अगर आपको IPv4 तक आता है, IP एड्रेसिंग तक आता है, तो वहाँ से शुरू से मैंने पढ़ाया वहाँ यहाँ तक का, तो दैट इज़ सफिशेंट। आपका उसी के बेसिस पे जूनिपर का आप ये एग्ज़ाम और ये पूरा निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत जो चीज़ें आएंगी वैन रिलेटेड, तो फिर वो मैं आपको उसके लिए अलग से गाइड कर दूँगा। ओके सर।